तो इसके पहले जो हमारा टॉपिक कवर हुआ था उसमें क्या था, डीएनए को हमने पहले तो ये समझा था कि डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड वगैरह कैसे आए, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए वो सारी चीजें हमने देखा था। इसके बाद यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी हमने प्रूफ कर लिया था। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए और फाइनली ये प्रूफ किया कि डीएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल कैसे है। इसके बाद यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्रोमोसोम जो रहेगा उसमें जो जीन है उसमें 2 बातें हैं, डीएनए दूसरा प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसी चीजों को बेस मानकर चलेंगे। इसके अलावा जो डीएनए है वो हमेशा निगेटिवली चार्ज रहता है, जबकि प्रोटीन जो रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। और इस वजह से जो प्रोटीन रहेगा वो डीएनए के चारों तरफ रैप्ड हो जाएगा, उसे कसकर, और इसी वजह से डीएनए जो रहता है उसके बाइंडिंग में बोला जाए, उसको कंडेंस करने के लिए, मतलब उसको सिकोड़ने के लिए जिसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो है प्रोटीन। देखेंगे कौन से प्रोटीन कहां पर क्या काम आते हैं, जैसे स्टॉन और नॉन स्टॉन प्रोटीन। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में हम देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पैकिंग होती है डीएनए की। तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है पैकिंग ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की पैकिंग। कहां पर पैकिंग हो रही, पैकिंग मतलब उसको कैसे हम इतना ज्यादा समेट कर न्यूक्लियस में रख रहे हैं, क्योंकि डीएनए का एक्चुअल साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। लगभग यहाँ पर बोला गया है कि लेंथ ऑफ, अगर ये फिक्स नहीं है, एक अप्रोक्सीमेट लेंथ निकाला गया है जो कि 2.2 मीटर है, जबकि न्यूक्लियस का साइज हम देखेंगे तो 10⁻⁶ मीटर है, बहुत छोटा साइज है। तो आखिर इतने बड़े डीएनए को इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे रखा जाएगा, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको कॉइलिंग करना। कॉइलिंग मतलब बोला जाए सबसे पहले कंडेंस करना, कंडेंस करके फिर कॉइल करना, कॉइल करके फिर सुपर कॉइलिंग करना, और इस तरीके से इतना ज्यादा उसका एक कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर देना कि बड़े आसानी से न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल में फिट हो जाए, न्यूक्लियस में फिट हो जाए। तो यहाँ पे डीएनए की पैकिंग का मतलब हम समझ चुके हैं कि डीएनए क्योंकि इतने बड़े लेंथ में है और न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तो डीएनए को कुछ इस हिसाब से कंडेंस, कॉइल और सुपर कॉइल करना कि वो बड़े आसानी से न्यूक्लियस में फिट हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पैकिंग ऑफ डीएनए। अब पैकिंग ऑफ डीएनए को हम मेनली 2 मेन पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल में पैकिंग, दूसरा यूकैरियोटिक सेल में पैकिंग। प्रोकैरियोटिक सेल में पैकिंग अगर देखा जाए तो हमको अच्छे से पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कैसी चीजें होती है, जैसे उसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता, ये सारी चीजों का। यहाँ पर एक टर्म आएगा जिसका नाम है न्यूक्लियोइड, थोड़ा उसके बारे में हमको पता होना चाहिए क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड होगा। तो देखिए मेनली प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो आमतौर पे बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया में कोई फिक्स न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डीएनए ने जितना एरिया कवर किया है, मतलब एरिया कवर्ड बाय डीएनए, इसी को यहाँ पर न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस नाम के वर्ड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम न्यूक्लियोइड नाम के वर्ड का यूज बार बार करेंगे। तो न्यूक्लियोइड मतलब आपको पता होना चाहिए एरिया कवर्ड बाय डीएनए सेगमेंट इन द बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अब देख चुका है मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होगा, इसके अलावा न्यूक्लियोलस जैसी चीजें नहीं होंगी। अब यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया को एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं जिसका नाम है इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसके सेल का साइज, सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक्चुअली में जो सेल का साइज है वो लगभग 2 से 3 माइक्रो लॉन्ग है, जबकि आप डीएनए लेंथ देखेंगे तो डीएनए का लेंथ लगभग 1100 माइक्रो लॉन्ग है। मामला ये बनेगा इतने बड़े डीएनए लेंथ को हम कैसे इतने छोटे से न्यूक्लियस में शिफ्ट करेंगे, कैसे इतने छोटे से न्यूक्लियस में फिट करेंगे। तो इसी का कॉन्सेप्ट को बोला गया है कि इस वजह से, पहले इस बात को समझ लेते हैं यहाँ पर और देन हम इसको समझेंगे। यहाँ पर है क्या कि सबसे पहले डीएनए अपने जो उसका जो लेंथ है उसको सर्कुलर शेप में लाएगा। तो यहाँ पे डीएनए जो है सबसे पहले अपने आप को सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करेगा। सर्कुलर शेप के बाद उसके बहुत सारे लूप्स बनेंगे और वो लूप जो है वो कॉइल स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आरएनए कनेक्टर जो है ये इस हेल्प करेगा लूप को बनाने में। इसके बाद उसका फिर सुपर कॉइलिंग होगा। सबसे पहले सर्कुलर शेप में डीएनए कन्वर्ट करेगा खुद को, जिसकी वजह से उसकी साइज रिड्यूस होगी। वो साइज अप्रोक्सीमेट यहाँ पर देखेंगे तो सर्कुलर शेप में कन्वर्ट होने के बाद उसकी साइज जो 1100 माइक्रो लॉन्ग थी वो घटकर 350 माइक्रोमीटर हो गई है, मतलब इतनी कम साइज हो चुकी है। इसके बाद क्या है कि वो अपने आप को कॉइलिंग किया, मतलब आरएनए कनेक्टर ने हेल्प किया और जो डीएनए था, डीएनए का सेगमेंट था, उसने अपने आप को कॉइल किया और कॉइल करके जो उसकी साइज घट के हो गई है वो लगभग आप देखेंगे यहाँ पर 30 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो गई है। मतलब सबसे पहले 1100 माइक्रो लॉन्ग, 300 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड देन
30 माइक्रोमीटर लॉन्ग इतनी साइज हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से इसकी सुपर कॉइलिंग होगी, और फिर से जब सुपर कॉइलिंग होगी तो इसकी जो साइज है वो फाइनली घट के लगभग 2 माइक्रो लॉन्ग हो जाएगी, और अब इसको इजिली 2 से 3 माइक्रो लॉन्ग न्यूक्लियस में आप फिट कर सकते हैं, सॉरी न्यूक्लियोइड में फिट कर सकते हैं। तो ये हमारा किसका था, पैकिंग इन द प्रोकैरियोटिक। अब एक बार देख लेते हैं कि हमसे कोई मतलब पॉइंट्स वगैरह छूटे तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो हमने देखा कि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, इसके अलावा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होगा। न्यूक्लियोलस की जगह पे अगर आप देखो तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस वगैरह की जगह पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहेगा, जो कि वो एरिया होता है जिसमें अपना सेगमेंट फैला होता है। इसके बाद हमने देखा एग्जांपल के लिए हम लोग ने इकोलाई बैक्टीरिया लिया। इकोलाई बैक्टीरिया में देखा जाए तो उसके सेल का साइज 2 से 3 माइक्रो लॉन्ग था। इसके अलावा डीएनए का जो लेंथ था वो 1100 माइक्रो लॉन्ग था। सवाल ये उठा कि आखिर इतने बड़े डीएनए को आप कैसे इतने छोटे से सेल में फिट करेंगे। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो ये आया कि सबसे पहले हम इसकी क्या करने वाले हैं, इसको सर्कुलर शेप देने वाले हैं, सर्कुलर शेप से कॉइल स्ट्रक्चर देने वाले हैं, कॉइल स्ट्रक्चर से हम इसको सुपर कॉइलिंग करके इतना ज्यादा इसका स्ट्रक्चर कंडेंस कर देंगे, इतना ज्यादा कंडेंस कर देंगे कि हम इजीली उसको न्यूक्लियस में फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हुआ कि डीएनए सबसे पहले सर्कुलर होगा, जिसकी वजह से उसका साइज रिड्यूस होकर 350 माइक्रोमीटर हो जाएगा। देन यहाँ पर इसमें क्या होंगे 40 से 50 ऐसे बहुत सारे सब डोमेन फॉर्म होंगे, लूपिंग फॉर्म होगी, जिसकी वजह से उसका साइज रिड्यूस होकर 30 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि डोमेन जो रहेगा फर्दर कॉइल होगा और सुपर कॉइल होगा, और फाइनली उसका साइज घटकर 2 माइक्रो लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कॉइलिंग इज, अब यहाँ पर मेन बात यह है कि कॉइलिंग कौन असिस्ट करता है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो लूप को मतलब कन्वर्ट किया था, डोमेन्स फॉर्म किया था, वो एक्चुअली में आरएनए कनेक्टर था, जो कि हेल्प करता है लूपिंग में। ऐसे कॉइलिंग इज असिस्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन एंड एंजाइम्स। मतलब बहुत सारे प्रोटीन से मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और उसको बाइंडिंग करने में, उसको कंडेंस करने में जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों है, क्योंकि प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए आसानी से उसके चारों ओर व्रैप्ड हो जाता है, लपेट लिया जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, पैकिंग इन द प्रोकैरियोटिक। इसके बाद अब दूसरे पार्ट पे आते हैं कि अगर यूकैरियोटिक सेल रहेगा तो उसमें पैकिंग कैसे होगी। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में सबसे पहले हमको पता है कि इसके पास क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होंगे, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ न्यूक्लियोइड जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो समझते हैं यहाँ पर वही बातों को लिखा है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलस होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको डीएनए क्योंकि निगेटिवली चार्ज है और प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो मेनली क्या होगा कि यहाँ पर हमको 2 तरीके के प्रोटीन मिलते हैं, एक हिस्टोन और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब देखते हैं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, मेनली आप देखेंगे जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो आपस में, जो हिस्टोन प्रोटीन हमारे होते हैं वो 8 मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में एक मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं, और ऑर्गेनाइज होने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हिस्टोन ऑप्टोमर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर 8 मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन प्रोटीन्स के 8 मॉलिक्यूल आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला जाता है, हिस्टोन ऑप्टोमर कहा जाता है। ये हिस्टोन ऑप्टोमर क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है इसके चारों ओर इस तरीके से कुछ रैप्ड हो जाता है, मतलब लपेट लिया जाता है, और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, यानी प्रोटीन और डीएनए से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा पूरा एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, जिसमें है क्या, यहाँ पे 4 हिस्टोन प्रोटीन आगे हैं, 4 हिस्टोन प्रोटीन इसके पीछे हैं, और 8 हिस्टोन प्रोटीन का ये पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप डीएनए जो रहेगा पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इसके चारों ओर रैप्ड हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे ये भी एक हिस्टोन प्रोटीन ही है, ये और ये भी एक हिस्टोन प्रोटीन, इससे H1 हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है, और आप देखेंगे इस तरीके से पूरा एक न्यूक्लियोसोम बनता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में बन जाते हैं, और बनने के बाद आप देखेंगे कि एक बीड लाइक स्ट्रिंग, मतलब बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे कुछ दिखता है कि लाइक आप देखेंगे जैसे मोतियों की माला, जिसमें माला मतलब एक धागे में बहुत सारी मोतियां जो है वो पिरोई है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो एक बार देख लेते हैं अब क्या क्या बातें हैं।
सबसे पहले हमने यूकैरियोटिक सेल क्या था उसके बारे में देख लिया कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और इसके अलावा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, साथ में क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम का ही पूरा खेल है। क्रोमोसोम जो है वही एक बहुत ज्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर है। आखिरकार बना कैसे क्रोमोसोम तो सबको पता है। सबसे पहले बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे बेसिक यूनिट अगर देखा जाए तो डीएनए है। डीएनए क्या होगा, प्रोटीन के चारों ओर कॉइल होगा, कॉइल होकर वो आपस में मतलब एक न्यूक्लियोसोम बनाएगा। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कन्वर्ट होंगे तो मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में ज्वाइंट होंगे तो क्या क्रोमेटिन बनाएंगे। बहुत सारे क्रोमेटिन बोला जाए तो आगे मतलब रैप्ड होंगे, और रैप नहीं बोल सकते, बोला जाए कि क्रोमेटिन आपस में बनेंगे और फिर क्या बनेगा उससे क्रोमेटिन फाइबर्स बनेंगे। और क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो फाइनली बहुत ज्यादा कंडेंस होंगे। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर्स आपस में, और क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस होंगे तो फाइनली हमको एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब देखते हैं सब बातों को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता दिया गया है। देन बताया गया है कि डीएनए में दो तरीके के मतलब यहाँ पर जो डीएनए रहेगा उसके साथ में दो तरह के प्रोटीन हमको दिखाई देते हैं। एक क्या दिखाई देगा, हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद क्या है कि हिस्टोन ऑक्टोमर्स के बारे में हम लोग ने देखा कि जो हिस्टोन प्रोटीन रहता है वो एक्चुअली ऑक्टोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। फिर क्या होगा, निगेटिवली चार्ज जो डीएनए रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ में बाइंड होगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाइंड होगा, और बाइंड होकर क्या फॉर्म करेगा, जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा उसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोसोम जो रहता है, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि एक न्यूक्लियोसोम जो रहता है, जो एक न्यूक्लियोसोम रहेगा वो लगभग 200 पेयरिंग जितना लॉन्ग डीएनए अपने अंदर कैरी कर लेता है। याद रखने वाली बात नहीं लेकिन समझ के रखने वाली बात है कि लगभग इतना बड़ा पेयर जो है वो एक डीएनए अपने अंदर समेट लेता है। तो वही बात को लिखा गया है कि एक न्यूक्लियोसोम लगभग 200 पेयरिंग ऑफ डीएनए को अपने अंदर कैरी करता है। और फाइनली होता क्या है कि एक बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में ऐड हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोला जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में बार बार रिपीट होंगे और उससे क्या बनेगा, उससे क्रोमेटिन बनेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन होगा क्या, 6 यहाँ पर क्रोमेटिन मतलब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जब ज्वाइंट होंगे तो क्या बना देंगे, एक सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि टेलीफोन के वायर जैसा आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। और देन क्या है, क्रोमेटिन इज अ सुपर कॉइलिंग, मतलब क्रोमेटिन और ज्यादा कॉइल और सुपर कॉइल होगा, फिर वो क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म करेगा। क्रोमेटिन फाइबर के बाद वो क्या होगा, फर्दर सुपर कॉइल होगा और एक क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा गया है कि इसमें क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी इसको बहुत ज्यादा कंडेंस करने में एक एडिशनल प्रोटीन के जैसे रोल प्ले करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो वो भी एक बार कर लेते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के बारे में देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके से एडिशनल सेट ऑफ मतलब प्रोटीन है जो कि कंट्रीब्यूट करता है किसमें, कंडेंस स्ट्रक्चर को बनाने में। किसका कंडेंस स्ट्रक्चर, तो क्रोमोसोम्स का कंडेंस स्ट्रक्चर। तो बोला गया है कि एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कंट्रीब्यूट इन द पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल, बहुत ज्यादा हायर लेवल पे, बहुत ज्यादा कंडेंस लेवल पे उसकी पैकिंग में हेल्प करता है। कौन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब अगर देखा जाए तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो मेनली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। यहां से डिस्टिंग्विश में क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो यहां पर आप देखेंगे हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में बोला जाए तो इसमें सीधा डिस्टिंग्विश है, सीधा आपको याद रखना है और सीधा मतलब लिख देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। यहां पर बोला गया है कि क्या होगा, ये क्रोमोसोम में कंडेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, मतलब बहुत ज्यादा हाईली कंडेंस होगा। यहां पर ये क्या बोला गया, नॉट कंडेंस स्टेट ऑफ इन द क्रोमोसोम, मतलब ये क्रोमोसोम के मतलब क्रोमोसोम का जो सबसे ज्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर रहेगा, कंडेंस स्टेट रहेगा, वो वहां पर ये प्रेजेंट रहेगा। और नॉन कंडेंस स्टेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम के जहां पे नॉन कंडेंस स्टेट रहेंगे वहां पर आपका यूक्रोमेटिन रहेगा। पहला पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं, क्रोमोसोम का जो कंडेंस स्टेट रहेगा वहां पर आपका हेटेरोक्रोमेटिन प्रेजेंट रहेगा, और क्रोमोसोम का नॉन कंडेंस स्टेट जो रहेगा वहां पर आपका यूक्रोमेटिन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, सबसे ज्यादा जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, और यहां पर आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होता है। किसके प्रेजेंस में, जेनेटिकली प्रेजेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स, ये जेनेटिकली इनएक्टिव जबकि ये जेनेटिकली एक्टिव। कई बार क्या होता है कि हम उल्टे पॉइंट लिखकर चले आते हैं, तो थोड़ा उस बात को लेकर अवेयर रहिएगा। हेटेरोक्रोमेटिन जो होगा वो जेनेटिकली इनएक्टिव, जबकि यूक्रोमेटिन जो होगा वो जेनेटिकली एक्टिव होता है।
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रांगली स्ट्रेन्ड होगा, और जिसके क्योंकि स्ट्रांगली स्ट्रेन हुआ है, स्ट्रांगली टाइटली बॉन्डेड है, एकदम मतलब बंधा हुआ है, तो इस वजह से क्या होगा कि एकदम डार्क कलर के हो जाते हैं। ये जहां पर दिखेंगे क्रोमोसोम का वो पार्ट जो डार्क दिखता है उसको समझ जाया जाता है कि वो हेटेरोक्रोमेटिन है, और बहुत ज्यादा लाइट होगा क्योंकि लूजली स्ट्रेन रहेगा, तो यहाँ पर ये लाइट अपीयर दिखेगा, तो इस वजह से क्या होगा समझ जाते हैं कि वो यूक्रोमेटिन है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, मोर रिच विथ डीएनए लेस रिच विथ डीएनए, मतलब डीएनए का बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो अपने अंदर कौन कैरी करेगा, हेटेरोक्रोमेटिन कैरी करेगा, और डीएनए का बहुत छोटा सेगमेंट जो है वो अपने अंदर कौन कैरी करेगा, तो यूक्रोमेटिन कैरी करेगा। अगर आप देखें तो सब कुछ एक दूसरे से अटैच्ड है, जैसे बहुत ज्यादा अगर स्ट्रांगली वो कस कर रहेगा, इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा, बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा तो अपने आप बहुत ज्यादा डीएनए को कैरी करेगा, बहुत ज्यादा डीएनए को कैरी करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे दो बातें आपको याद रखनी रहेगी, कंडेंस स्टेट में रहेगा तो हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव रहेगा, इसके अलावा स्ट्रांगली स्ट्रेन रहेगा जिसकी वजह से डार्क कलर में आ जाता है, स्ट्रांगली स्ट्रेन है इसलिए क्या रहेगा, बहुत ज्यादा डीएनए कैरी, मतलब डीएनए का लार्ज सेगमेंट कैरी करेगा, मोर रिच विथ डीएनए। यूक्रोमेटिन का एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या रहेगा, नॉन कंडेंस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, मतलब क्रोमोसोम का वो एरिया जो नॉन कंडेंस स्टेट है वहां पर आपका क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा जेनेटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। इसके अलावा स्ट्रेन जो रहेगा लूजली एंड अपीयर्स लाइट, मतलब स्ट्रेन जो रहेगा यहाँ पर क्रोमोसोम की स्ट्रेनिंग जो रहेगी बहुत लूजली रहेगी, और यहाँ पर लाइट मतलब रहेगा डार्क ना होकर के लाइट बैंड होगी, और इसके अलावा डीएनए बहुत कम रहेगा क्योंकि लाइट है तो डीएनए का बहुत कम सेगमेंट अपने चारों ओर व्रैप्ड करेगा। तो ये हमारा यहीं पे रहने देते हैं, और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम डीएनए के रेप्लिकेशन को समझेंगे, जो कि डीएनए का रेप्लिकेशन मेनली आप देखेंगे तो यूक्रोमेटिन से ही मतलब अटैच्ड होता है, जिसमें आप देखेंगे क्योंकि यूक्रोमेटिन जो है वो जेनेटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए बहुत आसानी से और बहुत तेजी से रेप्लिकेट होते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन हम अगले वीडियो में समझेंगे।